नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास है जो चल रही है, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैंने आईपीसी पढ़ाना शुरू किया है और आईपीसी के 15 वीडियो आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ। ये हमारी 16वीं क्लास है और आज हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा जो है वो 90, 91 और 92। तो इन 3 धाराओं के बारे में जो भी एग्ज़ाम लाइक फैक्ट हैं वो मैं बताना चाहूँगा। और इस धाराओं का मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, केवल उतना ही डिटेल कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके सिविल जज, प्री या मेंस के लिए ज़रूरी हैं। इसी प्रकार से एडीपीओ में भी आपके आईपीसी है तो उसमें भी एक काफ़ी संख्या में इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी आपकी सहमति की, जो सहमति की हम बात कर रहे थे। तो सहमति है क्या, है ना। तो ये हमारी कहीं पे भी आईपीसी में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर यदि हम धारा 90 देखते हैं तो धारा 90 में कब सहमति जो है वो सही नहीं होती है, कब सहमति उचित नहीं होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धारा 90 जो है वो सहमति से संबंधित है और सहमति कब सहमति सही सहमति नहीं होगी ये धारा 90 में स्पष्ट किया गया है। तो सहमति बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कई धाराओं में सहमति शब्द का यूज हुआ है। तो सहमति कब नहीं होगी ये धारा 90 में स्पष्ट किया गया। चलिए हम धारा 90 देखते हैं। तो धारा 90 में निम्नलिखित 3 स्थितियां हैं जबकि सहमति को जो है वो सही नहीं माना गया है। पहली स्थिति कौन सी है आपकी, जहां पे सहमति जो है वो भय या भ्रम के अधीन प्राप्त की गई हो। जहां पे सहमति जो है वो कौन 2 चीज़ें हैं, भय या भ्रम के अधीन प्राप्त की गई हो। और इसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति सहमति ले रहा है उस व्यक्ति को ये जानकारी होना चाहिए, उस व्यक्ति के नॉलेज में ये बात हो कि ऐसी सहमति जो है वो सहमति देने वाला किसी भय या भ्रम के अधीन ऐसी सहमति दे रहा है। यदि ऐसी बातें हैं तो ये सही सहमति जो है वो सही सहमति नहीं है, माने उचित सहमति नहीं है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि उन्मत्त व्यक्ति, तो उन्मत्त व्यक्ति में इस धारा में जो है वो 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। एक तो आपका चित्र विकृत और दूसरा आपका जो है वो मत्त व्यक्ति। तो यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चित्र विकृत हैं या मत्त हैं, माने नशे में हैं और इतना ज़्यादा नशा है या इतने ज़्यादा चित्र विकृत हैं कि वो जिस बात के लिए सहमति दे रहे हैं उस सहमति का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, वो किसके लिए सहमति दे रहे हैं ये समझने में सक्षम नहीं है। तो यदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा सहमति दी जाती है तो वो सहमति जो है वो उचित सहमति नहीं कहलाएगी। तीसरी कंडीशन हम बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका सिविल जज में कि शिशु द्वारा दी गई सहमति जो है वो सहमति नहीं है। तो यहाँ पे हर शिशु की बात नहीं की गई है, यहाँ पे केवल उन शिशुओं की बात की गई है जिनकी आयु जो है वो 12 वर्ष से कम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धारा 90 के अधीन सहमति देने के लिए कौन शिशु सक्षम है। तो 12 वर्ष तक का शिशु, 12 वर्ष या उससे अधिक का शिशु जो है वो सक्षम है। 12 वर्ष से कम आयु का शिशु जो है सहमति नहीं दे सकता। तो यदि किसी मामले में 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कोई सहमति दी गई है तो ये सहमति उचित सहमति नहीं कही जाएगी, उचित सहमति जो है वो नहीं कही जाएगी। और चलिए हम चलते हैं। तो इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं आपकी सहमति के बारे में है। तो इसमें एक आपका मामला है दशरथ पासवान का मामला। दशरथ पासवान का मामला, यद्यपि ये मामला आपका जो है वो धारा 34 का अपवाद 5 के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे सहमति को स्पष्ट करने के लिए जो है वो इस निर्णय का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें घटना क्या थी, इसमें जो पति था वो क्या था, कई वर्षों से एक एग्ज़ाम में जो है वो फेल हो रहा था। इसके कारण से उसका मन पर बहुत बुरा असर पड़ा, एक प्रकार से वो पागलपन की स्थिति में आ गया और उसने अंत में ये निर्णय लिया कि हम जो है अपने आप को समाप्त कर देंगे।
यह बात उसने अपने पत्नी से बताई। पत्नी जिसकी आयु 19 वर्ष की थी, एक पढ़ी लिखी महिला थी। तो पत्नी ने कहा कि आप अपने, तो फिर हम मेरे जीने का क्या फ़ायदा, तो चलो दोनों लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इस बात पर दोनों जो है वो राज़ी हो गए। तो लड़के ने क्या किया, पत्नी को तो मार दिया, लेकिन जब वो स्वयं अपने आप को मारने की कोशिश की, उसी दौरान जो है लोगों द्वारा उसको क्या किया गया, पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे बात है कि सहमति कैसी थी, तो यहाँ पे सहमति जो है वो उचित थी, है ना। धारा 99 में कोई उसमें कोई अवरोध नहीं डालती थी, सहमति जो है स्वतंत्र माना गया। लेकिन ये माना गया कि ये मामला जो है वो जो है धारा 300 के अब बाद 5 में आता है। इसलिए उसने कौन सा अपराध किया, उसने किया दोष आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध, जो कि हत्या से जो है वो छोटा अपराध है। तो आपराधिक मानववध के लिए उसको दोषी माना गया। तो अभी हम जब धारा 300 पढ़ाएंगे, उसके जो 5 अपवाद हैं उनमें अगर अपवाद में आता है तो वो हत्या न होकर के क्या होता है, आपराधिक मानववध होता है। चलिए एक मामला और देखते हैं। ये आपका भ्रम के अधीन दी गई सहमति से है, जो सहमति नहीं मानी गई। इसमें क्या था कि एक जो है वो सपेरा था, एक सपेरा था, उसका नाम क्या था, पुनाई फातिमा। क्या नाम था उसका, पुनाई फातिमा। तो उसने जो है वो एक अपना कार्यक्रम कर रहा था वो, तो उसने एक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाया कि हम तुमको इस जहरीले सांप से कटाएंगे और तुमको जो है वो कुछ नहीं होगा, हम तुमको जो है वो बचा लेंगे। तो उसने सहमति दे दी, सांप से कटवाने के लिए तैयार हो गया। सांप से कुछ सपेरे ने कटवाया, लेकिन बाद में जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको बचाने में बचा नहीं पाया सपेरा, है ना। तो जब इस पर हत्या का मुकदमा चला तो सपेरा ने ये बचाव लिया कि हमने जो है वो सहमति के अधीन काम किया था। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि ये सहमति जो है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये सहमति जो है वो भ्रम के अधीन प्राप्त की गई थी। भाई सामने वाले व्यक्ति को, जिसने सांप से कटवाया था अपने आप को, उसको किस भ्रम के अधीन था कि ये व्यक्ति जो है सपेरा जो है हमको बचा लेगा, जबकि क्या हुआ वास्तव में, वो बचा नहीं पाया। तो ये सहमति कैसी मानी गई, भ्रम के अधीन मानी गई। अब हम बात करते हैं कि क्या जो सहमति दी गई है आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, क्या उनको वापस लिया जा सकता है, या उनका अपखंडन माना होता है कि उनको खंडित करना, समाप्त करना। तो क्या उनको समाप्त किया सकता है, सहमति को वापस लिया जा सकता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है किताबों में, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कि सहमति के अधीन जो कार्य किया जाना है वो कार्य होने के पहले सहमति का जो है अपखंडन हो सकता है। लेकिन अगर वो कार्य शुरू हो गया है या कार्य हो गया है तो फिर सहमति वापस नहीं ली जा सकती, है ना। चलिए क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। फिर हम आगे चलते हैं धारा 91। तो 91 में कहा कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी क्या है, स्वतः अपराध हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गर्भपात कारित करना अपने आप में स्वतः अपराध है। तो उसको, ऐसे कार्यों को जो है वो सहमति के अधीन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, उन मामलों में धारा 87, धारा 88 और धारा 89 का बचाव जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। इसमें एक दृष्टांत भी दिया है, जो दृष्टांत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे गर्भ कारित करना, है ना। तो ये भले सहमति दी गई हो कि गर्भ कारित करने की, लेकिन ये जो है वो सहमति के अधीन बचाव अवेलेबल नहीं करवाएगा, धारा किसमें 87, 88 और 89 में। लेकिन एक स्थिति है कि गर्भपात कारित किया जा सकता है। गर्भपात कारित किया जाना कानूनी है यदि वो जान बचाने के लिए किया गया हो, यदि वो जो है वो स्त्री की जान बचाने के लिए किया गया हो। तो इस तरह से मामले आते हैं हॉस्पिटल में। जो है कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि डॉक्टर के पास ऐसी विकट स्थिति आ जाती है कि वो बच्चे या माँ में से किसी एक को बचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो सहमति से जो है वो काम करता है। लेकिन काम कैसा करना चाहिए, सद्भावनापूर्वक काम करना चाहिए, है ना। सद्भावनापूर्वक काम करना चाहिए, कोई आपराधिक इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो सद्भावनापूर्वक काम करता है और उसमें भले ही गर्भपात हो जाता है या स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है। चलिए अगला सेक्शन हमारा कौन सा है, 92 है ना। ये भी बहुत सिंपल सेक्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, अभी तक तो हम देख रहे थे कि पीड़ित व्यक्ति की जो है सहमति लेकर काम किया जा रहा था,
लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि सहमति लेने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर हम सहमति लेने के चक्कर में पड़ जाएँ तो मामला ही पूरा बिगड़ जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशन दी गई हैं जबकि बिना सहमति के कुछ काम बात हम करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। चलिए हम धारा 92 को पढ़ते हैं। तो सहमति के बिना, है ना, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, सहमति से, है ना, सहमति लेकर काम हो रहा था, उसमें बचाव अवेलेबल हो रहा था। यहाँ पे सहमति के बिना, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फ़ायदे के लिए, और काम किस तरह किया गया हो, सद्भावनापूर्वक। तो हमने से पहले ही बताया था आपको सद्भावनापूर्वक के बारे में। सद्भावनापूर्वक शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है, आईपीसी की धारा 52 में। धारा 52 में जो है सद्भावनापूर्वक शब्द को जो है परिभाषित किया गया हो, माने कोई कार्य जो है उचित सावधानी और सतर्कता से किया जाना, कोई काम उचित सावधानी और सतर्कता से किया जाना, यही आपका जो है वो सद्भावनापूर्वक है। तो क्या कार्य अपराध नहीं होगा, है ना। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जो है अपराध नहीं होगा। लेकिन ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए जब हम सहमति लेने की स्थिति में, सहमति लेने का टाइम नहीं है। यदि पीड़ित व्यक्ति है, जैसे बेहोश है, तो उसकी हम सहमति नहीं ले सकते हैं। या मान लीजिए कोई बच्चा है और तो उसकी ओर से सहमति कौन दे सकता है, उसके संरक्षक माता पिता दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे माता पिता अवेलेबल नहीं है, उनको उन तक जाने में हमको बहुत टाइम हमारा बेकार जा सकता है। तो उनकी सहमति के बिना, यदि सहमति लेने का टाइम नहीं है और जो किसी व्यक्ति ने जो है वो सहमति के बिना, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, है ना, जिस व्यक्ति के लिए वो कोई काम कर रहा है, उस व्यक्ति के फायदे के लिए और सद्भावनापूर्वक अगर काम किया है तो उससे कोई अपराध नहीं किया है ना। और ये आपके इसके 4 परंतु दिए गए हैं। तो परंतु जैसा हमने लिख भी रखा है कि धारा 89 जो हमने पढ़ी थी तो उसमें भी 4 परंतु बिल्कुल हूबहू इसी भाषा में थे। तो इनको भी अब चलिए हम एक बार और देख लें। तो इन 4 परंतु इम्पोर्टेंट है धारा 92 का बचाव अवेलेबल करने के लिए। पहला परंतु क्या है कि सास्य मृत्यु या मृत्यु के प्रश्न पर, माने इस धारा के अधीन आप सहमति के बिना किसी व्यक्ति की, जो पीड़ित व्यक्ति है, इसने सहमति नहीं दी है अपनी और आपने उसकी सहमति के बिना काम कर रहे हैं, तो उसकी माने आशय रखते हुए उसकी आप मृत्यु नहीं कर सकते हैं, ना ही मृत्यु करने का प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। तो ये आप 2 काम नहीं कर सकते सहमति के बिना। आप ये 2 काम नहीं कर सकते, क्या, उसको मारना या मारने का प्रयत्न करना। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि आप इस बिना सहमति के आप काम कब कर सकते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। माने ये 4 स्थितियां हैं, इन स्थितियों में ही आप जो है वो बिना सहमति के कोई बात कर सकते हैं। वो स्थिति कौन सी है, यदि आप काम नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या उसको जो है वो घोर उपहति हो सकती है, या उसको कोई घोर रोग हो सकता है, या कोई उसको अंग जो है वो शिथिल, माने कोई अंग जो है वो काम ना करना, या स्थायी रूप से जो है उसका जो क्षमता है वो जो है समाप्त हो जाना। तो इन के प्रयोजन से ही आप ये काम कर सकते हैं। यदि ये इनका निवारण नहीं करना आपको, है ना, इनसे भिन्न प्रयोजन के लिए आप जो है वो धारा 92 के अधीन आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। माने कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसको मृत्यु से बचाना है, या उसको घोर उपहति से बचाना है, या उसको घोर रोग से बचाना है, या अंग शिथिल से बचाना है, और इसके अलावा कोई अन्य प्रयोजन है, तो उसके लिए आप जो है वो बिना सहमति की धारा 92 के अंदर अगर कोई बात करते हैं तो वो आपको बचाव के रूप में 92 अवेलेबल नहीं होगी। फिर हम चलते हैं, तीसरा परंतु देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परंतु है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु उपहति से भिन्न प्रयोजन के लिए स्वेच्छा अपहानि या उसका प्रयत्न नहीं किया सकता है। तो मैंने मृत्यु को रोकने के लिए या उपहति को रोकने के लिए, है ना, मृत्यु को रोकने के लिए या उपहति को रोकने से भिन्न कोई प्रयोजन के लिए आप जो है स्वेच्छा जो है वो अपहानि नहीं कर सकते, उपहति नहीं कर सकते हैं, या उसका जो है वो उपहति का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रयत्न कब कर सकते हैं आप, जब उसको मृत्यु से या उसको कोई उपहति से बचाने के लिए ज़रूरी हो, तभी आप उसको स्वेच्छा उपहति या स्वेच्छा जो है वो उपहति का प्रयत्न कर सकते हैं। यदि ऐसा प्रयोजन नहीं है तो आप धारा 92 के अंदर किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति या स्वेच्छा उपहति का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं।
चलिए अगला देखते हैं, हम चौथा देखते हैं। तो ऐसे अपराध जिन पर धारा 92 का विस्तार नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनमें धारा 92 का विस्तार नहीं है, जैसे साथ से किसी की मृत्यु करना, हत्या करना, साथ से हत्या करना, इस अपराध पे धारा 92 का विस्तार नहीं है। तो ऐसे सभी अपराधों का दुष्प्रेरण पर भी इसका विस्तार नहीं होगा। माने जैसे आप हत्या नहीं कर सकते तो हत्या का आप दुष्प्रेरण भी नहीं कर सकते हैं, तो हत्या के दुष्प्रेरण पर भी इस धारा का विस्तार नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे बात की गई है फ़ायदे की। बात क्या की गई है? बात नहीं है ना, बात क्या की गई है? फ़ायदे की बात की गई है। तो फ़ायदे में किस तरह का फ़ायदा शामिल नहीं है? धन संबंधी फ़ायदा शामिल नहीं है। माने कि उसको कोई आर्थिक नुकसान होने वाला है तो उस नुकसान को रोकने के लिए आप जो है वो करो। जैसे कि ऐसे तो इसमें यही पूछता है आपका कि धन संबंधी फ़ायदे में कौन फ़ायदा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा फ़ायदा सम्मिलित नहीं है? धन संबंधी फ़ायदा जो है फ़ायदे में नहीं आता। माने धन संबंधी फ़ायदे के लिए आप इस धारा 92 के अधीन कोई बात नहीं करेंगे। अगर कोई बात करेंगे तो वो क्या होगा? अपराध होगा। सिर में दर्द हो रहा क्या है? चलिए अगला चलते हैं। तो इसमें आपके 4 दृष्टांत दिए गए हैं और एग्ज़ाम में दृष्टांत जो है वो आए भी हैं, तो उनको हमने बहुत संक्षेप में लिखा है। इस तरह से आप भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं तो आपको ये दृष्टांत याद आ जाएंगे। जैसे कि एक दृष्टांत आपका पहला दृष्टांत है का नंबर, घोड़े से गिरकर जो है वो मूर्छित हो जाता है। एक व्यक्ति जो है घोड़े से गिरकर मूर्छित हो जाता है। मूर्छित माने बेहोश हो जाता है ना। और ये देखने में आता है कि उसके सिर में चोट लगी हुई है और उसकी जो है वो ऑपरेशन करना जो है वो ज़रूरी है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, उसको काहे का बचाव अवेलेबल होगा? धारा 92 का। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि किस धारा के अधीन डॉक्टर अपराधी नहीं होगा, है ना? किस धारा के अधीन? तो धारा 92 के अधीन। फिर दूसरा दृष्टांत देखते हैं हम। या को जो है वो बाघ उठा जाता है, अचानक झपट्टा मारता है या के ऊपर और बाघ जो है उसको पकड़ करके और भाग देता है उठा करके, है ना। तो एक दूसरा व्यक्ति है जो वो क्या करता है भाई, उसकी जान बचाने के लिए भाई बाघ उठा ले गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो बाघ क्या करेगा? उसको बाघ क्या करेगा? नहीं मालूम क्या करेगा बाघ? क्या करेगा? हाँ, खा पी के बराबर कर देगा, है ना। आंसर आया है कि खा पी के बराबर कर देगा। तो उसके जान बचाने के लिए, है ना, क्या करता है कि गोली चलाता है वो, और गोली जो है वो उस व्यक्ति को भी लगती है, उस व्यक्ति को उससे चोट पहुंचती है। यहाँ गोली चलाने वाले ने कोई अपराध नहीं किया, है ना। किस धारा के दिन बचाव उसको मिलेगा? किस धारा के दिन बचाव मिलेगा? धारा 92, है ना। धारा 92 के अधीन उसको बचाव मिलेगा। इसी तरह से एक रोचक मामला ये भी है, ये आपके समस्या के रूप में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आता है ये, और आपको इसका सही आंसर देना होता है। तो इसमें क्या है कि एक ग्रह में जो है वो आग लग गई है, उसको अपने शब्दों में बता रहे हैं दृष्टांत को। ग्रह में क्या हुई? आग लग गई, और आग लग जाने के कारण से एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो आग में किसी मंजिल में जो है वो फंस गया। आग में किसी मंजिल में जो है वो फंस गया। अब एक व्यक्ति रेस्क्यू करता है, उस बच्चे तक पहुंच गया, लेकिन उस बच्चे को लेकर उतरने कोई माध्यम नहीं था क्योंकि आग काफ़ी फैली हुई थी। तो प्लानिंग के तहत क्या किया गया? कुछ लोग जो है नीचे क्या किया? कंबल तान करके, है ना, खड़े हो गए, बोले कंबल में बच्चे को फेंक दो। अब उसने कंबल से बच्चे को फेंका। यदि बच्चे की कंबल में न गिर करके कहीं अगर नीचे भी गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या उसने अपराध किया? फेंकने वाले ने अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाने के लिए ये काम किया था और उसकी सहमति लेने की उस समय टाइम नहीं था, है ना। बच्चा सहमति लेने में सक्षम नहीं था और आग लगने की स्थिति में तत्काल काम करने होते हैं, है ना। तो उसके अभिभावक को भी ढूंढ सकता था, तो उसने स्वतंत्र निर्णय लिया उसके फ़ायदे के लिए। फ़ायदा क्या था? उसकी जान बचाना। उसने कंबल में फेंका, और अगर कंबल में बच्चा ना गिर गए, अगर बच्चे ज़मीन में गिर जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु हो सकती है उसकी। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्य कोई अपराध नहीं होगा। चौथा दृष्टांत देखते हैं हम। चौथा ही तो है ये, तो चौथा लिखा ही नहीं हमने, है ना। चलिए, चौथा दृष्टांत हमने नहीं लिखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वो बहुत सिंपल दृष्टांत हैं। हाँ, एक चीज़ हमें बता दें कि आईपीसी या कोई अन्य एक्ट हैं जहाँ पे कोई दृष्टांत दिए हैं तो ये पेपर बनाने वालों के लिए
बड़ा सरल होता है कि उसी दृष्टांत पर जो है वो क्वेश्चन बना देते हैं। और यहाँ पे हम एक बात और बता दें कि अगर दृष्टांत में जो भी उसका निर्णय है, जो भी इनका इंक्लूजन है, आपको उसी को मान करके आपको अपना आंसर देना है, उसमें बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरी ये क्लास अभी छोटी सी क्लास थी ये, तो आज मैंने पढ़ाया 90, 91, 92। इसके बाद मेरा ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। तो आप इसको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। बड़े ही सरल भाषा में मैंने आपका ला पढ़ाने का जो है एक बीड़ा उठाया है, तो उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। तो चलिए, नमस्कार। मैं आपको अब अगले वीडियो में मिलूँगा। अगला वीडियो हमारा कल ही होगा, क्योंकि कल मेरी क्लास डेली चल रही है। तो कल की क्लास में आपका मैं इसके आगे वाली धाराओं के बारे में अच्छी जानकारी दूंगा, एग्ज़ाम लाइक जानकारी दूंगा। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।